वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लिए जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं 10th के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। और ये क्वेश्चंस जो है टर्म 2 में पूछे ही जा सकते हैं, 100% इसके चांसेस है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, राइट देयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी जा चुका है। इसमें ये पूछा गया, पहले पार्ट में ये पूछा कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है, दूसरे पार्ट में ये पूछा कि इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताना है। इस टाइप के क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं या तो ये 5 नंबर के होते या तो ये 3 नंबर के होते। सपोज हम मान लेते ये क्वेश्चन 5 नंबर का, इसको हम लिखेंगे कैसे। पहले हम लिखेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या किया जाता है, प्लांट का हमें कोई भी एक्स पार्ट मिल जाए, मीन्स या तो हमें लीफ मिल जाए या तो स्टेम मिल जाए या उसका हमें रूट मिल जाए। इन तीनों में से कोई भी एक पार्ट हमें मिल जाए प्लांट का, और उस पार्ट से हम क्या करेंगे, और भी बहुत सारे मल्टीपल प्लांट की ग्रोथ कराते हैं। इस टेक्निक को कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। जैसे कि आने वाली जनरेशन में अगर कोई भी स्पीसीज नहीं बचेगी, 1-2 प्लांट रहेंगे, तो उस प्लांट का अगर हमें कोई भी पार्ट मिल जाए तो हम क्या करेंगे, उससे नए प्लांट की ग्रोथ करा सकते हैं। तो ये क्या हो गया, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। प्लांट का कोई भी एक्स पार्ट हमें मिल जाए, उससे हम मल्टीपल प्लांट की ग्रोथ कराते हैं। दिस टाइप ऑफ टेक्निक इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। देन नेक्स्ट पार्ट में ये पूछा कि एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। पहले तो हम हेडिंग डालेंगे एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसका एडवांटेज ये होता है कि हम बहुत कम समय में मल्टीपल प्लांट की ग्रोथ करा सकते हैं। दूसरा एडवांटेज ये होता है कि हम किसी भी सीजन में कभी भी इस टेक्निक का यूज करके बहुत सारे प्लांट की ग्रोथ करा सकते हैं। अब उसका डिसएडवांटेज क्या होता है, डिसएडवांटेज ये होता है कि इससे जो नया प्लांट बनता तो बहुत सारा प्लांट है, एडवांटेज है, बट इसका डिसएडवांटेज यही है कि ये जो नया प्लांट बहुत सारे बनते हैं उसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है। क्या नहीं होता, वेरिएशन नहीं होता। और इस प्लांट को हम आने वाली जनरेशन मीन्स आगे जो है मल्टीपल किसी और प्रोसेस के लिए, किसी और टेक्निक के लिए हम इस टेक्निक का यूज मीन्स जो है इस प्लांट का हम यूज नहीं कर सकते। तो ये इसका डिसएडवांटेज हो गया, और इसके पहले जो मैंने बताया था वो क्या हो गया, इसका एडवांटेज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज टिश्यू कल्चर। ये भी बहुत ज्यादा पूछा आता है। टिश्यू नाम में ही काम होता है इसका। जैसे टिश्यू कल्चर, इसमें क्या किया जाता है, प्लांट की जहां से ग्रोथ होती है उसके टिप पोर्शन से टिश्यू को कट कर लिया जाता है। उसके बाद टिश्यू को कट करने के बाद एक हम कल्चरल सोल्यूशन लेते हैं। उस कल्चरल सोल्यूशन में बहुत सारे हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, प्लांट हार्मोन्स, और मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होता है। और उस कल्चरल सोल्यूशन में जो हमने प्लांट की जहाँ से ग्रोथ हो रही थी उसके टिप पोर्शन से जो हमने टिश्यू को लिया था, उस टिश्यू को उस कल्चरल सोल्यूशन में हम क्या कराते हैं, उस टिश्यू की ग्रोथ कराते हैं। अब टिश्यू के अंदर क्या होगा, रूट का ओरिजिनेशन होगा, सूट का ओरिजिनेशन होगा, फिर वो छोटे छोटे प्लांट्स बन जाएंगे, और उस छोटे छोटे प्लांट को या तो हम पॉट के अंदर या तो हम सॉइल के अंदर डाल देंगे। फिर वो क्या करेगा, उससे बहुत सारे प्लांट बन जाएंगे। तो एक छोटा सा टिश्यू हमने लिया था और उससे मल्टीपल प्लांट की ग्रोथ कराई, वो भी एक ही समय में। ये तो इसका एडवांटेज नहीं पूछा गया, बट अगर पूछा गया तो हम ये लिख सकते हैं, बहुत कम समय में बहुत सारे प्लांट की हम ग्रोथ करा सकते हैं। और जो इस टेक्निक से नया प्लांट बनेगा वो कैसा होगा, डिजीज फ्री होगा। तो टिश्यू कल्चर क्या होता है, प्लांट की जहां से ग्रोथ होती है उसके टिप पोर्शन से हम टिश्यू लेते हैं और उसको इन द प्रेजेंस ऑफ हार्मोन एंड न्यूट्रिएंट और हार्मोन्स के प्रेजेंस में उस टिश्यू की ग्रोथ कराते हैं। दिस टाइप ऑफ टेक्निक इज नोन एज टिश्यू कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, राइट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन, जब कभी भी डिफरेंस अगर लिखना हो, ये कि नहीं हम ऊपर लिख लिया बाइनरी फिजन, उसके बाद उसके बारे में लिख दिया, नीचे लिख दिया हमने मल्टीपल फिजन, उसके बारे में लिख दिया। सबसे बेस्ट तरीका होता है डिफरेंस लिखने का, हम 2 कॉलम बना लेंगे, एक तरफ हम लिख देंगे बाइनरी फिजन, दूसरी तरफ लिख देंगे हम मल्टीपल फिजन। अगर लिखा गया है कि कितना डिफरेंस लिखना तब तो बेस्ट है, बट अगर ये नहीं लिखा कि कितना डिफरेंस लिखना तो हम नंबर के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, डिफरेंस लिख लेंगे। अगर पूछा गया 2 डिफरेंस लिखना है या 1 डिफरेंस लिखना है तो उसके अकॉर्डिंग लिख लेंगे। अब उसके बाद जो है इसमें बाइनरी फिजन क्या होता है, बाइनरी फिजन में
पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट करता है, स्प्लिट का मतलब डिवाइड करता है, और उससे जो नई स्पीसीज बनती है वो कितनी बनती, बस 2 बनती। तो पेरेंट ऑर्गेनिज्म जब स्प्लिट करता है, डिवाइड करता है, वो 2 नए ऑर्गेनिज्म को, 2 नए स्पीसीज को प्रोड्यूस करता है। दिस टाइप ऑफ टेक्निक इज नोन एज बाइनरी फिजन। अब नाम से पता चला मल्टीपल फिजन क्या होता है। मल्टीपल फिजन में पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट करता है और उससे बहुत सारे नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, उसे कहते हैं मल्टीपल फिजन। अब बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन का एक एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं। बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल हो गया अमीबा, और मल्टीपल फिजन का एग्जाम्पल क्या हो गया, प्लाज्मोडियम। क्या हो गया, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या करता है, मलेरिया डिजीज कॉज करता है। जब ये स्प्लिट करता है तो बहुत सारे लार्वा प्रोड्यूस करता है, तो एक ही बार में बहुत सारी स्पीसीज का फॉर्मेशन हुआ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई टेस्टिस आर प्रेजेंट विद इन अ पाउच लाइक बैग। टेस्टिस एक पाउच लाइक बैग में प्रेजेंट होता है और उस पाउच लाइक बैग को बोला जाता है स्क्रोटम। अब टेस्टिस की स्क्रोटम में क्यों प्रेजेंट होता है, टेस्टिस को हमारी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और टेस्टिस को लेस टेम्परेचर चाहिए स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस करने के लिए टेस्टिस को कम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। इसी वजह से टेस्टिस बाहर प्रेजेंट होता है, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में, और उस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है स्क्रोटम। अब टेस्टिस को टेम्परेचर कितना चाहिए, टेस्टिस को 2 डिग्री सेल्सियस, 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस हम लिख सकते हैं, इतना उसे टेम्परेचर चाहिए स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए। इसी वजह से टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर within a pouch like structure which is known as scrotum. Next question is why does menstruation occur? मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो जरूर पूछाएगा, या तो ये क्वेश्चन पूछाएगा ऐसा कौन कौन सा हार्मोन है जो मेंस्ट्रुएशन में हेल्प करता है, वो हार्मोन हो गया प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन। या क्वेश्चन ये पूछा जाएगा मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, या क्वेश्चन ये पूछाएगा मेंस्ट्रुएशन क्यों होता है। मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछेगा और इस 3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इसमें यह पूछा गया व्हाई डज मेंस्ट्रुएशन अकर, मेंस्ट्रुएशन क्यों होता है। हर मंथ एक ओवम रिलीज होता है, तो जब ये ओवम रिलीज होता है तो यूट्रस जो है खुद को प्रिपेयर कर लेता है, क्या करने के लिए, उस ओवम को रिसीव करने के लिए। जब यूट्रस खुद को प्रिपेयर करता उस ओवम को रिसीव करने के लिए, तो वो जो यूट्रस की वॉल होती है वो ब्लड वेसल से फिल्ड हो जाती है। आने वाली क्लासेस होंगी 12th में, तो वहाँ पे हम पढ़ेंगे यूट्रस की 3 वॉल होती, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम का मेन फंक्शन होता है, तो इंडोमेट्रियम की जो वॉल होती है वो ब्लड वेसल से फिल्ड हो जाती है उस ओवम को रिसीव करने के लिए। जैसे कोई हमारे घर में मेहमान आ रहा है तो उसको हम रिसीव करने के लिए खुद को घर बना लेते, मतलब बढ़िया से प्रिपेयर कर लेते, डेकोरेट कर लेते। उस तरीके से यूट्रस भी उस ओवम को रिसीव करने के लिए खुद को प्रिपेयर कर लेता है। तो ब्लड वेसल से यूट्रस की वॉल फिल हो जाती है। जब ओवम रिलीज होता है, अगर वो ओवम फर्टिलाइज्ड हो गया तो फिर ठीक है, तब तो वो लेडी प्रेग्नेंट हो जाएगी। बट इन केस अगर वो रिलीज ओवम फर्टिलाइज्ड नहीं हुआ, तब क्या होगा, जो ये ब्लड वेसल से फिल्ड थी यूट्रस की वॉल, वो क्या होगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी। अब वो ब्लड वेसल से फिल्ड थी, टूटने के बाद क्या होगा, ब्लीडिंग होगी, तो उसी से क्या होता है, ब्लीडिंग होती है। इस प्रोसेस को कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। तो मेंस्ट्रुएशन क्यों होता है, यूट्रस ने खुद को प्रिपेयर किया था उस ओवम को रिसीव करने के लिए। अगर वो ओवम फर्टिलाइज्ड हो गया तो फिर ठीक है, बट इन केस अगर फर्टिलाइज्ड नहीं हुआ तभी मेंस्ट्रुएशन होता है। तो क्या होगा, तब मेंस्ट्रुएशन होगा। अनफर्टिलाइज्ड के केस में ही मेंस्ट्रुएशन होता है। इन द केस ऑफ फर्टिलाइजेशन के केस में मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द बैरियर मेथड। अब बैरियर मेथड को एक्सप्लेन करना है। बैरियर मेथड में, ये बैरियर मेथड मेल एंड फीमेल दोनों के लिए ही अवेलेबल होता है। मेल के लिए कॉन्डम और फीमेल के लिए डायाफ्राम। मेल के लिए क्या होता है, कॉन्डम। मेल कॉन्डम का यूज करते हैं टू कवर देयर पेनिस, और फीमेल डायाफ्राम का यूज करती हैं टू कवर देयर वजाइना और अ सर्विक्स। अब ये दोनों करता क्या है, कॉन्डम मीन्स जो है ये जब कवर हो गया पेनिस, ओवम, ये स्पर्म बाहर ही नहीं आएगा, और ये भी कवर हो गया। डायफ्राम भी एक प्रकार का रबर से बना हुआ होता है, दोनों, ये दोनों कवर हो गया, तो वो ओवम को रिसीव नहीं करेगा।
ओवम और स्पर्म जब तक आपस में एक दूसरे से मिलेंगे नहीं तब तक आगे का प्रोसेस कंटिन्यू नहीं होगा। तो बैरियर मेथड में दो आता है, कॉन्डम डायाफ्राम। कॉन्डम मेल यूज करते हैं टू कवर देयर पेनिस एंड डायाफ्राम का यूज करती है फीमेल टू कवर देयर सर्विस और अ वजाइना। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होता है? हेरिडिटी का मतलब होता है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग। कैरेक्टर का ट्रांसफर होना उनके पेरेंट्स से उनके बच्चों में। जैसे हम कुछ कैरेक्टर रिसीव करते अपने मदर से, कुछ कैरेक्टर को हम रिसीव करते अपने फादर से। तो ये क्या हुआ? कैरेक्टर का ही तो ट्रांसमिशन हुआ पेरेंट से उनकी ऑफस्प्रिंग में। दिस प्रोसेस इज नोन एज हेरिडिटी। क्या बोलते इसे? हेरिडिटी बोलते। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो हमें एक्सप्लेन करना है। पहले तो हम बात कर लेते हैं फिनोटिपिक। जीनोटिपिक पूछा नहीं गया है बट हमें पता होना चाहिए कि फिनोटिपिक और जीनोटिपिक क्या होता है। फिनोटिपिक कैरेक्टर का मतलब होता है फिजिकल कैरेक्टर या हम बोले फिजिकल एप्रियंसेस। जब बॉडी में कोई भी चेंजेस हुआ उस चेंज की वजह से हमारे फिजिकल एप्रियंसेस में वो कैरेक्टर मतलब दिखाई देने लगा, उसे कहते हैं फिनोटिपिक रेशियो। बट कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो इंटरनल बॉडी के अंदर ही उसका चेंज होता है और वो कैरेक्टर हमारी नेकेड आई से हमें नहीं दिखाई देता, उसे कहते हैं जीनोटिपिक कैरेक्टर। अब इसमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो हमें निकालना। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या लिया था मेंडल ने? टॉल लिया था और क्या लिया था? डॉर्फ। टॉल के लिए कैपिटल टी, डॉर्फ के लिए स्मॉल टी। पहले तीन दोनों की हम वापस क्रॉसिंग कराएंगे। स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो जितने प्लांट आए F1 जनरेशन में मोनोहाइब्रिड क्रॉस के F1 जनरेशन में सारे प्लांट कैसे आए? टॉल आए। अब देन हम इसी के क्या कराएंगे? सेल्फ क्रॉसिंग। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी देन स्मॉल टी। ये क्या हो गया? टॉल। ये भी क्या हो गया? टॉल। ये भी टॉल और ये क्या हो गया? डॉर्फ। तो ये तो हमें दिखाई दे रहा है कि तीन प्लांट टॉल हैं, एक प्लांट कैसा है? डॉर्फ है। तो इसका फिनोटिपिक रेशियो आएगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस का 3:1। अब हमें इसका जीनोटिपिक कैरेक्टर निकालना है, जीनोटिपिक रेशियो जो हमारी नेकेड आई से हमें नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे देखो कैपिटल टी ये क्या हो गया? डोमिनेंट हो गया। तो एक प्लांट क्या है? प्योर टॉल है। कैपिटल टी स्मॉल टी मीन्स ये क्या है? ये हाइब्रिड टॉल है। ये कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी क्या है? हाइब्रिड टॉल है। ये क्या है? स्मॉल टी तो ये क्या हो गया? ये प्योर डॉर्फ है। तो क्या आया इसका जीनोटिपिक रेशियो? 1 प्लांट इज प्योर टॉल, 2 प्लांट इज हाइब्रिड टॉल एंड 1 प्लांट इज प्योर टॉल। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो आएगा 3:1 और इसका जीनोटिपिक रेशियो आएगा 1:2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई मेंडल सेलेक्ट ओनली अ पी प्लांट। प्लांट तो बहुत सारे होते हैं बट मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों सिलेक्ट किया था अपना एक्सपेरिमेंट करने के लिए? पहली बात तो मेंडल मतलब बहुत ज़्यादा प्यार करते थे नेचर से और उन्हें गार्डनिंग की थी। किसकी? पूरे उनके गार्डन में सिर्फ और सिर्फ सबसे ज़्यादा पी प्लांट थे। तो एक दिन वो ऐसे ही अपने गार्डन में घूम रहे थे तो उन्होंने गार्डन में ये देखा और बहुत सारे प्लांट तो थे बट उसकी वैरायटी नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ पी प्लांट की मल्टीपल वैरायटी मीन्स मल्टीपल वेरिएशन देखने को मिले। देखा कुछ प्लांट टॉल थे, कुछ डॉर्फ थे, कुछ राउंड थे, कुछ रिंकल थे, कुछ का कलर येलो था, कुछ का कलर ग्रीन था। मतलब ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर उन्हें देखने को मिले। तो उन्होंने कहा कि पी प्लांट के ऊपर ही हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि पी प्लांट का मतलब पी प्लांट की बहुत सारी वेरिएशन होती है और जिस भी स्पीसीज का वेरिएशन सबसे ज़्यादा होता है उस स्पीसीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना बहुत इजी होता। तो उन्होंने पी प्लांट को इसलिए सेलेक्ट किया था क्योंकि पी प्लांट की मल्टीपल वेरिएशन प्रेजेंट होते। वेरिएशन भी हम लिख सकते हैं कि कौन कौन से वेरिएशन, जैसे स्टेम हाइट हो गया, टॉल डॉर्फ हो गया, कलर हो गया येलो ग्रीन, और अगर उसकी शेप की बात करें तो कुछ राउंड कुछ रिंकल्ड होते हैं, कुछ एक्सियल पे प्रेजेंट होते, कुछ टर्मिनल पे प्रेजेंट होते। तो मल्टीपल वेरिएशन पी प्लांट का प्रेजेंट होता है। इसी वजह से मेंडल ने पी प्लांट को ही सिलेक्ट किया था अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज पॉलिनेशन, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है और
पॉलिनेशन का इम्पोर्टेंस क्या होता है, पॉलिनेशन प्लांट में क्यों जरूरी होता है। पॉलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर से ही तो पॉलन रिलीज होता है, डेसिस एंथर से ही तो होती है पॉलन की। तो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होना एंथर से किस पे जाएगा, स्टिग्मा पे, उसे कहते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन होना जरूरी क्यों है, अगर प्लांट में पॉलिनेशन नहीं होगा तो प्लांट में फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा, और जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तब तक उसके अंदर फ्रूट फ्लावर का फॉर्मेशन नहीं होगा। मीन्स पॉलन जब तक नहीं आएगा, ये पॉलन ही तो आता है। पॉलन क्या है, मेल गैमेट है, फीमेल गैमेट तो प्रेजेंट है। अब जब मेल गैमेट आएगा तभी तो दोनों आपस में फ्यूज करेंगे, तो मेल गैमेट आएगा तभी दोनों आपस में फ्यूज करते, तब जाके फर्टिलाइजेशन होता है। तो अगर पॉलन नहीं आएगा तब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो पॉलिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्लांट में टू परफॉर्म द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस करने के लिए पॉलिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक। और पॉलिनेशन होता क्या है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। पॉलन हमेशा एंथर से स्टिग्मा पे ही ट्रांसफर होता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज पॉलिनेशन। हमने द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रीजनरेशन। इसमें पूछा गया कि रीजनरेशन क्या होता है। रीजनरेशन का मतलब होता है कुछ ऐसे यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो अपनी बॉडी को एक बार लॉस करने के बाद दोबारा से एग्जैक्ट बॉडी को वो क्या कर सकते, रिगेन कर सकते हैं। और ये कैपेसिटी सिर्फ और सिर्फ यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म के पास प्रेजेंट होती है, मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म के पास ये कैपेसिटी नहीं प्रेजेंट होती है। और इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं, रीजनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ स्पोर फॉर्मेशन विल टेक प्लेस इन राइजोपस। राइजोपस में किस तरीके से स्पोर फॉर्मेशन होता है। कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं जिनमें एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन होता है। जैसे राइजोपस हो गया, और जैसे ब्रेड होता है, ब्रेड में क्या होता है, फंगस ग्रो करते हैं, और वही फंगस से छोटे छोटे बहुत सारे जो है माइन्यूट स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। वो जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में छोटे छोटे जो है स्पोर्स बनते हैं, और यही स्पोर्स क्या होते हैं, एयर में फिर डिस्पर्स होते हैं। एयर में डेसिस होने के बाद मीन्स एयर में डिस्पर्स होने के बाद उसी स्पोर से नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है। तो यही स्पोर से क्या हो रहा है, नई स्पीसीज का फॉर्मेशन हो रहा है। इसी को क्या बोलते हैं, स्पोर फॉर्मेशन। और वो किस में होता है, राइजोपस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इकोसिस्टम। इस इन्वायरमेंट में जितनी भी स्पीसीज सर्वाइव करती हैं, सारी स्पीसीज का आपस में एक दूसरे के साथ क्या होता है, कनेक्शन होता है। क्या होता है, कनेक्शन होता है। तो यही जो इंटर कनेक्शन है एक स्पीसीज का दूसरे स्पीसीज के साथ, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं इकोसिस्टम बोलते हैं। एक स्पीसीज का दूसरे स्पीसीज के साथ क्या होता है, इंटर कनेक्शन होता है। बायोटिक एबायोटिक मीन्स चाहे वो नॉन लिविंग थिंग हो चाहे वो लिविंग थिंग हो, जितने भी स्पीसीज इस इकोसिस्टम में सर्वाइव करती है, इस इन्वायरमेंट में, सबका आपस में एक दूसरे के साथ क्या होता है, कनेक्शन होता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज इकोसिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब होता है द अटैचमेंट of embryo with the inner lining of uterus। यूट्रस की इनर लाइनिंग के में मतलब जब एम्ब्रियो जो है यूट्रस की इनर लाइनिंग से जाके अटैच हो जाता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। नाम से पता चला प्लांटेशन मीन्स किसी भी चीज का जाके वहां पे इम्प्लांट हो जाना। तो एम्ब्रियो जो है यूट्रस की इनर लाइनिंग्स पे जाके इम्प्लांट हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं इम्प्लांटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ओवुलेशन। ओवुलेशन क्या होता है, सबसे सिंपल, रिलीज ऑफ ओवम इज कॉल्ड ओवुलेशन। ओवम का रिलीज होना उसे क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं ओवुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नेम ऑफ हार्मोन दैट कंट्रोल मेंस्ट्रुअल साइकिल। उस हार्मोन का नाम बताओ जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करता है। दो हार्मोन है, एक होता है एस्ट्रोजन हार्मोन, दूसरा है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अभी हायर क्लासेस में बात करेंगे हम। एक होता है LSH और एक होता है LH हार्मोन। एक होता है FSH, एक होता है LH।
FSH का फुल फॉर्म होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH का फुल फॉर्म होता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ये 4 हार्मोन मिलके क्या करते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करते हैं। मीन्स प्रॉपर मेंस्ट्रुएशन में ये 4 हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कौन कौन सा, FSH, LH हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ये 4 हार्मोन बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू कंट्रोल द मेंस्ट्रुअल साइकिल। हमने इस पूरे लेक्चर में क्लास 10 के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया। आने वाले लेक्चर में इस तरीके से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर यहीं तक, थैंक यू।